तो चलिए साथ मिलकर आप भी मेरे साथ बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के रंगों की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था का रंग चढ़ा हुआ है। देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। अलग अलग थीम्स वाले ये पंडाल देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हैं। जहां भक्तों की जैसी भावना रही, उन्होंने वैसे ही रूप में, वैसे ही स्वरूप में गणपति बप्पा को भी सजा दिया। तभी तो कहीं बप्पा चैंपियन क्रिकेटर के रूप में नजर आ रहे हैं, तो कहीं बप्पा का बाल स्वरूप भक्तों को खूब लुभा रहा है। कहीं बप्पा की प्रतिमा को सोने, चांदी और हीरे मोतियों से सजा दिया गया है, तो कहीं बप्पा के लिए पंडाल की जगह पूरा का पूरा राजमहल तैयार कर दिया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की इस यात्रा पर। यूं तो गजानन के जाने कितने ही रूप और कितने ही अवतार हैं, लेकिन खास तौर पर गणपति उत्सव के समय बाप्पा के निराले रूप नजर आते हैं। गजानन की एक से बढ़कर एक मूर्ति अद्भुत और अलौकिक। किसी में कोई संदेश छिपा है, तो कोई गणेश पंडाल सदियों से लोगों की आस्था के केंद्र में है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लाल बागचा राजा के दरबार में। गौरी नंदन गणेश का ये वो दरबार है जहां सारा मुंबई सिर झुकाता है। लाल बाग के राजा की महिमा निराली है। लाल बाग के राजा से करोड़ों दिलों की आस्था जुड़ी है। इस साल लाल बागचा राजा की स्थापना को 91वें साल पूरे हो गए हैं। लाल बागचा राजा की प्रसिद्धि मुंबई ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में है। हर साल गणेशोत्सव के मौके पर दूर दूर से भक्त यहाँ गौरी नंदन के इस स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिन लाल बाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में सबसे पहले तो आप खुद भी दर्शन करने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस समय बप्पा देखिए भगवा कलर की धोती पहन रखी है और वाकई में ये जो सोने का मुकुट है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जो कोई भी भक्त पहली नजर में बप्पा को देखता है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। गौरतलब है कि 8 से 10 घंटे कतार में खड़े होने के बाद बप्पा तक पहुंचा जाता है और मुख्य दर्शन भी लोग करते हैं। साथ ही साथ बप्पा को छूने का भी मौका मिलता है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंच चुके हैं और सभी अपनी मिन्नतें लेकर बप्पा के समक्ष खड़े हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन किसी तरीके से जद्दोजहद करके घंटों कतार में खड़े होने के बाद बप्पा तक लोग इस तरह से पहुंचे हुए हैं। इस बार भी गणपति उत्सव की शुरुआत से लेकर अब तक कई नामी हस्तियां इस दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुकी हैं। इनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जानवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई नाम शामिल हैं। ये देखिए मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। ऐसा ही एक पंडाल है गणेश गली में मुंबई के राजा का। बताया जाता है कि लाल बाग के राजा से भी कई साल पहले से इस मंडल में बाप्पा की स्थापना करने की परंपरा शुरू हो गई थी। इस बार भी गणेश गली में मुंबई के राजा का भव्य दरबार सजा है। इस साल गणेश गलीचा राजा की 22 फीट ऊंची मूर्ति तमिलनाडु के रामेश्वरम की पौराणिक कथा से प्रेरित है। इस बार यहाँ 98वां गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। यानी मुंबई चा राजा लाल बाग इलाके के सबसे पुराने गणपति हैं। इस पंडाल में मूर्ति और सजावट में रामेश्वरम की थीम को दर्शाया गया है, जिसमें हनुमान जी भगवान शंकर का पिंड लेकर सागर तट पर आते हैं। उसी कथा के अनुसार मूर्ति और डेकोरेशन में रामेश्वरम की झलक दिखाई देती है।
ये देखिए दूसरे तरफ की दीवारें हैं जहां पर श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया और हनुमान जी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। रामायण में और श्री राम में पूरा का पूरा ये माहौल बना हुआ है। और रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक बहुत बड़ी नंदी भी जो है यहाँ पर विराजमान कराई गई हैं। इन दोनों जगहों पर पहुंचकर लोग सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेते हैं और इस घड़ी को अपने कैमरे पर जो है कैद कर रहे हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक अलग ही तरह का उत्साह, एनर्जी देखने को मिलता है इनमें, क्योंकि थकावट के बाद जब बप्पा को देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया सुखद एहसास आ जाता है। ये देखिए अब बप्पा का हम आपको दर्शन कराते हैं। जिस तरीके से आपने रामेश्वर देखा ठीक उसी तरीके से बप्पा की भी थीम जो है रखी गई है और बहुत ही सुंदर बप्पा लग रहे हैं। थोड़ा सा और करीब चलते हैं। देखिए आपको बताएं कि बप्पा जो है उनके मुकुट पर तोता विराजमान है और इसकी अलग ही कहानी। ऐसा कहते हैं कि तमिलनाडु में तोता को भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए जो मुकुट है उसके ऊपर तोता जी लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो कान है गणपति बप्पा के उसमें गदा लटकाया हुआ है। इतना ही नहीं, त्रिशूल भी इनके हाथों में है और गणपति बप्पा के ठीक नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि श्री राम के कहने पर हनुमान जी कैलाश पर्वत गए थे, वहां से उन्होंने शिवलिंग लाई जिसकी स्थापना रामेश्वर में हुई और तब से रामेश्वर 12 लिंगों में से एक हुआ और उसकी पूजा अर्चना की जाने लग गई। हर कोई बप्पा के समक्ष नहीं जा पाता है, इस वजह से बप्पा के ठीक नीचे जो है छोटे गणपति बप्पा भी विराजमान किए गए हैं, जहां पर आकर के लोग उन्हें तिलक लगाते हैं। हर साल आप यहाँ पर इस तरह से सेवा करते हैं? हाँ, गणपति जब आता है तो मन में क्या निकलता है? एकदम खुशी? हाँ, एकदम खुशी होती है हर साल। अच्छा चलिए, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। कितने लोग आते होंगे भाई? रोजाना लाखों लोग आते हैं, लाखों भक्त आते हैं। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई में परेलचा राजा के दरबार में। परेल के पंडाल में बाप्पा एक पैर पर खड़े होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। इस बार यहाँ दानवों का दलन करते बाप्पा की छवि बनाई गई है। दानवों से संदर्भ पर्यावरण का नाश करने वालों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों और जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाने वालों से है। इस झांकी में बाप्पा ऐसे ही दानवों का संहार करते दिख रहे हैं। परेलचा राजा की ये 22 फीट ऊंची प्रतिमा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बहुत ही तेजी से एक तस्वीर गणपति बप्पा की वायरल हो रही है। हम भी ढूंढते ढूंढते आखिर उनके दरबार में पहुंच गए और हम जहां पहुंचे हैं उसका नाम है परेल का महाराजा। आप भी पहले दर्शन करें। देखिए किस ग्रेविटी के साथ में और किस बैलेंस के साथ में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी। ये बप्पा तो वायरल है ही, लेकिन एक संदेश भी ये पंडाल दे रहा है लोगों को जागरूक करते हुए। देखिए इस तरफ तिरुपति बालाजी, ब्रह्मा, श्री राम, हनुमान जी के भी कटआउट्स और पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य के साथ, थीम के साथ बप्पा की स्थापना यहाँ पर की गई है। बप्पा को देखने के लिए, इनका दर्शन लेने के लिए एक तमाम संख्या में श्रद्धालु भी इस पंडाल में पहुँचे हुए हैं और सभी अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं और कई तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सीधे लाइव बप्पा का दर्शन करा रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह की थीम रखी गई है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। ये डेकोरेशन से हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे सब भगवान है, एक वो कैसे है और दूसरे बाजू में दानव है। लेकिन ये दानव वो युग के नहीं, वो ये दानव ये युग के, जिनमें है पहला दानव जो है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, पर्यावरण पेड़ काट रहा है, पर्यावरण को जितना हानि, जो अभी डेवलपमेंट चालू है वो। दूसरा दानव जो है वो समाज में दारू गांजा पी के महिलाओं पे अत्याचार करता है, महिलाओं पे बलात्कार करता है, वो है। तीसरा जो है वो जानवर पे अत्याचार करते हैं। जो ये कलयुग के दानव है उनका नाश करने के लिए बप्पा ने अवतार लिया है।
गुजरात का, जहां सजा है गुजरात के सबसे धनी गणपति का पंडाल, जिसमें प्रवेश करने पर राजमहल जैसा फील होगा, क्योंकि इस पंडाल को बड़े बड़े झूमरों से सजाया गया है और अंदर पूरी शान और भव्यता के साथ सिंहासन पर विराजमान है गणपति बप्पा। बप्पा के सिर पर चमचमाता मुकुट है, हाथों में सोने चांदी के चमकते जेवरात हैं और गले में फूलों की माला। मतलब ऊपर से नीचे तक बप्पा की प्रतिमा सोने, चांदी और अमेरिकी डायमंड से सजी है, जबकि हाथों में 3 किलो सोने और चांदी के कवर लगे हैं। पैरों के कवर और कमरबंद भी सोने चांदी से तैयार किए गए हैं, इसलिए इन्हें सूरत का सबसे धनी बप्पा कहा जा रहा है। अब सूरत से चलिए वडोदरा, जहां भक्तों ने गणपति बाप्पा के लिए राजमहल ही बना दिया है। वडोदरा के एक परिवार ने इस बार बाप्पा का पंडाल एक भव्य राजमहल की थीम पर बनाया है। राजमहल भी ऐसा जो यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का संगम है। इस पंडाल को फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय की थीम पर बनाया गया है। रोज हजारों लोग इस भव्य पंडाल में बाप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्त जैसे ही इस पंडाल में प्रवेश करते हैं, मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। बता दें कि ये पंडाल 3 महीनों की मेहनत और लगभग 45 लाख रुपए के खर्च से बनकर तैयार हुआ है। इस भव्य पंडाल में बाप्पा को इको फ्रेंडली स्वरूप में विराजमान करवाया गया है, यानी भव्यता के साथ इस पंडाल में पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब पश्चिम से चलते हैं पूरब और रुख करते हैं ओडिशा का। ओडिशा के कटक में भी गणपति पंडालों की शोभा देखने लायक है। जितने खूबसूरत ये पंडाल हैं, उतनी ही खूबसूरत बाप्पा की प्रतिमाएं हैं। अलग अलग पंडालों में अलग अलग रूपों में बाप्पा विराजे हैं। कहीं भक्तों को बाल गणेश के दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं एक दंत की झलक नजर आ रही है, तो किसी पंडाल में बाप्पा पगड़ी पहने हुए दर्शन दे रहे हैं। इसी क्रम में आदि योगी की थीम पर तैयार किया ये पंडाल भी बेहद खास है। ऊपर महादेव विराजमान हैं, जबकि पंडाल के अंदर उमासुत विघ्नेश्वर स्थापित हैं। अब ओडिशा का महोत्सव हो और उसमें जगन्नाथ प्रभु की झलक न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ के पंडालों में आपको गणपति के साथ साथ श्री जगन्नाथ के भी दर्शन होंगे। अब जरा दर्शन कीजिए ओडिशा के नयापल्ली में स्थापित किए गए 63 फीट ऊंचे बाप्पा के। बाप्पा की इस महामूर्त को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में सजाया गया है। इस पंडाल में बाप्पा के विशाल स्वरूप के चरणों में उनके वाहन मूषक राज भी बैठे दिख रहे हैं। हम इस दौरान भुवनेश्वर नयापल्ली नुआसाई पूजा मंडप में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये 63 फीट का गणेश जी का ये प्रतिमूर्ति आप देख सकते हैं। ये मूर्ति को देखने के लिए यहाँ लोगों का काफी भीड़ हो रहा है। ये नयापल्ली नुआसाई में बना हुआ ये मूर्ति को देखने के लिए उड़ीसा के कई जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं और शाम को काफी भीड़ हो रहा है। सेल्फी लेने के लिए लोगों का यहाँ काफी भीड़ हो रहा है। भगवान का ये दर्शन करने के लिए ये राम जी के अवतार में यहाँ इस बार गणेश जी को पूजा किया जा रहा है। श्री राम की अवतार में यहाँ भगवान गणेश इस बार पूजा पा रहे हैं। अब कटक से चलिए हैदराबाद, जहां आस्था के आंगन में गणपति क्रिकेट के बैट और ट्रॉफी के साथ चैंपियन बनकर विराजे हैं। हैदराबाद के बाल युवा मंडल ने इस बार क्रिकेट की थीम पर बाप्पा का पंडाल सजाया है। और तो और बाप्पा को टीम इंडिया की जर्सी भी पहनाई गई है। बाप्पा के पैरों के पास बैट रखा है, एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी, यानी बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में तैयार हैं बाप्पा। दरअसल इस पंडाल को भारत की 2023 वाली चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री को समर्पित किया गया है। तभी तो इस पंडाल में बाप्पा के पास
विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम के कई सदस्यों के कटआउट भी लगाए गए हैं। भारत में क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है कि इस खेल के दीवानों के लिए क्रिकेट भी एक रिलीजन के जैसा ही है। ऐसे में बापा के क्रिकेट क्रेजी फैंस के लिए इस रूप में गजानन के दर्शन किसी सौगात से कम नहीं है। अब हैदराबाद से चलिए दिल्ली और दर्शन कीजिए दिल्ली के महाराजा के। राजधानी दिल्ली में इस बार गणेश उत्सव की अनोखी छटा बिखरी है। शहर में जगह जगह भगवान गणपति की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के कालकाजी के पास गोविंदपुरी इलाके में मराठी समाज के लोगों ने दिल्ली के महाराजा के नाम से गणपति की प्रतिमा स्थापित की है। जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली का महाराजा गणपति के नाम से जो है यहाँ पर जो है स्थापित गणपति जी को किया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली का महाराजा गणपति जी को स्थापित किया गया है और ये जो स्थापित किया गया है कालका जी के गोविंदपुरी इलाके में किया गया है। और ये जो आयोजन है वो महाराष्ट्र से आए जो लोग हैं, जोशी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और बीते 33 सालों से यहाँ पर ये आयोजन लोग यहाँ पर करते हैं और इस साल भी यहाँ पर ये आयोजन हुआ है और दिल्ली का महाराजा के नाम से आयोजन किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि 11 दिनों तक इनका ये आयोजन चलेगा। तो वहीं दिल्ली में ही बापा के शौर्य अवतार की भी स्थापना की गई है। बापा की इस झांकी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आ रही है। इस झांकी में भारतीय सेना के फाइटर जेट ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर भी दिख रहा है। बप्पा तो विराजमान है ही, लेकिन उनके साथ साथ आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पर आपको हमारे फाइटर जेट दिखाई पड़ जाएंगे और नीचे एक पोस्टर दिखाई पड़ जाएगा जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल बनी हुई है। कोशिश ये की गई है कि इस बार गणेश पूजा पर हम अपने उन सैनिकों को भी याद करें, उस साहस को याद करें जिस साहस के चलते हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह की थीम तैयार की गई है और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि कई बार आप जो गणेश जी की मूर्ति देखते हैं उसमें अस्त्र नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा उनकी मूर्ति के साथ अस्त्र हैं। एक गदा रखी हुई है, तीर कमान रखे हुए हैं। बापा के ये अनोखे रूप और झांकियां उनके भक्तों को बेहद लुभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में सजे ये वो पंडाल हैं जिन्हें लाखों रुपयों के खर्च से महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। आज देश भर में गणेशोत्सव का जो भव्य स्वरूप दिखता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उत्सव के रूप में हुई थी। शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में गणेशोत्सव को राष्ट्र पहचान मिली। इसके बाद इसे राष्ट्र गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते वक्त उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का एक जरिया भी बनाया, ताकि तब पंडाल भले ही आज की भव्यता से कोसों दूर थे, लेकिन उद्देश्य विराट हुआ करता था। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हुआ गणेशोत्सव का श्री गणेश। ये ठीक है कि गणेश उत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के इस अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। बात है साल 1893 की, जब मुंबई के पिधोनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया।
दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी। दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे, तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था। इस पूजा के आयोजन के बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है। इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी ये एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेश उत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेठ के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक भी हो गया। लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी। उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेशोत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेशोत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेशोत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे लोग भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा। देखते ही देखते गणेशोत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। उस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के चलते अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं। इस तरह गणेशोत्सव ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी का साल आते आते पूरे महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों तक पहुंच गई। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही 20,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इसमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज्यादा गणेश मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 11 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है।
यूं समझिए कि 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए उम्मीद यही करते हैं कि विघ्नहर्ता आप सबके भी विघ्नों का यूं ही अंत करते रहें। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। जीएनटी पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।